देश के प्रथम आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 5000 फीट की ऊंचाई से पैरा जंप किया और 2000 में आपको गैलेंट्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे अधिकारी के रूप में हैं जो चुनौतियों से तो हेड ऑन होते ही रहते हैं, लेकिन एक मुस्कान के साथ वो कहते हैं ना कि बेवजह बेवक्त मुस्कुरा देते हैं। आधे दुश्मनों को तो हम यूं ही हरा देते हैं। सर का जनता के साथ भी कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त है और सर की यात्रा बहुत बढ़िया रही और आज भी हम आशा करते हैं कि आज का जो इंटरव्यू सेशन सर के साथ चलेगा वो भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो हम बात करते हैं सर से और स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे कार्यक्रम विशेष हस्ती में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं उस दौर में जब आप 16-17 वर्ष के LR बिश्नोई जी थे और उनके दिल में एक जोश था, जुनून था। आज सर युवाओं के साथ वो बांटी कि किस समय का वो समय था, आपने किस समय तरह संघर्ष किया, आप वो हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मेरा जन्म जो है फतेहाबाद जिले के छोटे से गांव चिंदर ग्राम में हुआ था। तो उस समय जब जन्म हुआ था तब वो हिसार जिले का गांव था। अभी फतेहाबाद जिला हिसार जिले से अलग हुआ तो तब वो हमारा गांव फतेहाबाद जिले में चला था। हम जब गांव में थे तो उस टाइम हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल था और 5वीं कक्षा पास करने के बाद हमें दूसरे गांव में स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा और वो गांव हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर था। तो 3 किलोमीटर हर रोज़ जाना पैदल और 3 किलोमीटर आना। तो ये हमारी बचपन की जो है यादें थी। और उस समय गांव में बिजली भी नहीं थी तो हम जो स्कूल में पढ़ाई करते थे वो या तो दीपक जलाकर या लालटेन जला के करते थे और काफ़ी संघर्ष का समय था वो। और हमने जब मैट्रिक परीक्षा पास की तो उसके बाद हमने जो है आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम हिसार चले गए और हिसार जिले में जाके हमने वेटनरी कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री की। तो कॉलेज में रहते हुए भी हम जो है बाहर एक रूम लेके किराए पे रहते थे। हम दोनों भाई थे, दोनों एक साथ रहते थे। वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पढ़ता था, मैं वेटनरी कॉलेज में पढ़ता था। तो दोनों उस टाइम सब काम स्वयं करते थे। खाना बनाने से लेके कपड़े धोने से लेके कमरे की सफाई करने से लेके सब काम स्वयं करते थे और कॉलेज में जो है साइकिल पर जाते थे। तो वो संघर्ष जरूर था लेकिन वो आनंदमयी जीवन था। उस जीवन का भी हमने भरपूर आनंद लिया। कभी भी हम निराश नहीं हुए कि हमारे पास सुविधा की कमी है या हमारे पास धन दौलत नहीं है। बहुत ही आनंदित होकर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई के साथ साथ खेल और दूसरे कामों में भी रुचि लेते थे। तो काफ़ी हमारा संघर्ष होते हुए भी जीवन जो है, जो छात्र जीवन है वो आनंदमयी कह सकते हो आप कि हमारा जीवन आनंदमयी था। आपने अपने वो संघर्ष के दिनों को जिया, ये हमारे युवाओं के लिए भी बड़ी प्रेरणा की बात है। वैसे सर कहते हैं कि नियति अपना रास्ता खुद तय करती है, लेकिन हमने पढ़ा और सुना आपके बारे में कि आप एक वेटरनरी डॉक्टर से सिविल सर्विसेज की तरफ आए। तो कैसे जर्मिनेशन हुआ इस सीट का कि आपको इस दिशा की तरफ जाना है सर? देखिए, हमें जब तक हम कॉलेज के BVSC एंड एच जब कॉलेज में कर रहे थे वेटनरी की डिग्री, तो 3य वर्ष तक 3rd ईयर तक हमें तो ये भी नहीं पता था कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है और इसका एग्ज़ाम जो है, इसकी परीक्षा कौन लेता है, कैसे लेता है, कौन क्या पेपर होते हैं। तो हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जिसको जनरल नॉलेज क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह बोलते थे, तो वो लोगों का देखते थे भाई, वो जो जनरल नॉलेज क्विज में पार्टिसिपेट करते थे तो वो देख के हमें भी उसमें रुचि पैदा हुई और धीरे धीरे 1-2 साल के बाद हम भी अपनी कॉलेज की टीम में सेलेक्ट हुए और जब इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने गए तो तब हम जनरल नॉलेज की स्टडी करते करते जब मैगजीन वगैरह पढ़ते थे तो मैगजीन्स में ही IAS जो बनते थे अधिकारी, जो सफल होते थे, इनके इंटरव्यू छपते थे और इनको इंटरव्यू पढ़ के ही हमें मोटिवेशन मिला कि ये इस तरह की परीक्षाएं UPSC लेता है और हमें भी देनी चाहिए। तो तब हमने धीरे धीरे तैयारी जब स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग जो है मजाक भी उड़ाते थे कि ये क्या गाँव के जो छोटे
छोटे छोटे जो है गांव से आए हुए, ये क्या IAS बनेंगे, क्या परीक्षा उनके बारे में इनको पता है, लेकिन हमने उनके लोगों के मजाक को कभी भी गुस्से में नहीं लिया और हमने अपनी तैयारी जारी रखी और 2-3 दोस्तों के साथ तैयारी करी। कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली, कभी ज़िंदगी में कोई ट्यूशन नहीं ली, खुद ही पढ़ते थे, खुद ही नोट्स बनाते थे। और जो वेटनरी कॉलेज की बहुत अच्छी वहाँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में सब सुविधाएँ थी, वहाँ बैठ के पढ़ते थे। और धीरे धीरे ऐसे जब पेपर देने शुरू किए तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान बढ़ता गया और जो अंतिम तौर पे सफलता मिली हमको, तीन प्रयासों के बाद सफलता मिली। दूसरे जो हमारे दोस्त तैयारी करते थे उनको भी सफलता मिली, तो हम पूरे ग्रुप के जितने सदस्य थे सबको सफलता मिली, तो बड़ी खुशी हुई। तो इसी तरह हमारी रुचि पैदा हुई और इसी तरह तैयारी करते करते हम UPSC में चले गए वेटनरी डॉक्टर से। पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आपके लिए तो पंक्तियाँ चरितार्थ होती हैं कि यूँ ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना होता है। लेकिन आज के युवाओं को सर लगता है कि कोई टैबलेट ऐसी मिल जाए, कुछ ऐसा हो कि हमारे सपने पल भर में साकार हो जाए, लेकिन उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए सर से कि बिना संघर्ष के या बिना संघर्ष की आग में तपे हुए आप कभी भी अपने आप को निखार नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। जिसमें चयन हुआ तो वो पल आप किसको डेडिकेट करना चाह रहे थे? आपको लगा कि मेंटर, आपके टीचर्स, आपके फैमिली कौन थे जिसको आपने डेडिकेट किया कि हाँ उनकी वजह से आप इस मुकाम पर पहुँचे? किसका? निश्चय ही इसका श्रेय जो है मैं सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहूँगा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो आशीर्वाद और स्नेह मैं केवल मेरे प्रति बल्कि सभी भाई बहनों के प्रति रहा, उसको मैं आज भी याद करता हूँ। तो इसीलिए उनका जो सपोर्ट था हमेशा बचपन से लेके और संघर्ष के दिनों में जो उनका सपोर्ट था, उनका जो मार्गदर्शन था वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा परिवार के हर सदस्य ने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। हमारे टीचर रहे, हमारे मित्र रहे, सभी का सहयोग मिला और भगवान की कृपा रही। भगवान की कृपा के बिना जो है मनुष्य का कई बार जो है काम अधूरा रह जाता है, तो जब भगवान की कृपा होती है तो सबका सहयोग होता है, तो इसी से सफलता मिलती है। और खुद के बस में तो कठिन मेहनत करना होता है, कठिन मेहनत हमने की और सबका सहयोग मिला, भगवान की कृपा हुई, उसकी वजह से सफलता मिली। एक और कि आपकी जो ग्रेसफुल जो जर्नी रही जीवन की, बड़ी सुंदर यात्रा रही। मैंने आपको बहुत बार देखा है, मैंने आपकी शायरी भी सुनी है मोटिवेशनल। तो सर इस जो ग्रेसफुल जो जर्नी रही आपका, उसमें कोई ऐसा वाक़या जो दिलचस्प वाक़या जो हमारे साथ आप साझा करना चाहें? देखिए, मेरे को प्रथम प्रयास में कस्टम सर्विस मिली थी और मैं मुंबई में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, फिर कलकत्ता में पोस्टिंग हुई। तो कलकत्ता में नौकरी के साथ साथ हमने दूसरे प्रयास के लिए तैयारी शुरू की और हम कलकत्ता में रह के ही तैयारी करते थे। जो ऑफिस था वो लगभग सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता था। उसके बाद हमारा जो रहने का स्थान था वो ऑफिस से लगभग 1 घंटे की दूरी पे था, आने जाने में बस से 1 घंटा लगता था। तो रोज़ आते जाते थे, तो कई बार जो है वो मतलब ऑफिस में समय न मिलने के कारण जितना हम सोचते थे भाई आज इतने हम अध्ययन करेंगे, तो उसका कई बार अध्ययन नहीं हो पाता। तो हम बस में अध्ययन करते थे बैठ के, और कई बार जो बस कहाँ रुकती है कहाँ नहीं रुकती उसका पता भी नहीं चलता था। तो एक बार मतलब पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ गई और बस आगे चली गई और हम अपने स्टेशन पर नहीं उतरे। जब आँख खुली तो बस काफ़ी आगे जा चुकी थी, तब उतरे, दूसरी बस में चढ़ के वापस आए। तो इस तरह के जो वाक्य कई बार याद आते हैं ना, तो हम मतलब बहुत ही उस समय को समझ के ये लगता है कि वो भी क्या दिन थी। जी बहुत बढ़िया सर आपको देख के ना एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और आप एक आइकॉन भी माने जाते हैं। आपकी यूट्यूब पे मोटिवेशनल शायरी बड़ी पॉपुलर होती है, मैं भी सुनती हूँ, सब सुनते हैं सर। तो आप अगर हमारी गुजारिश है कि हमारे दर्शकों के साथ भी वो शायरी साझा कीजिए।
शायरी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ लेकिन फेसबुक पे और सोशल मीडिया में मैं अंग्रेजी में कई लेख जरूर लिखता हूँ। और यदि मेरे फेसबुक पे आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो लगभग 200 आर्टिकल होंगे। और वो आर्टिकल होते हैं वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, लोगों के कस्टम्स, रिलीजन्स, और जगह जगह जो बहुत सुंदर जगह होती है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह की जगह का मैं वर्णन करता हूँ। तो उसमें काफ़ी फ़ोटो के साथ, पिक्चर के साथ वर्णन करता हूँ। तो लगता है कि वो बहुत सी चीज़ें अनोखी हैं इस देश में और बहुत ही सुंदर प्यारा देश है ये भारत। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब भारत के लोगों को भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे उत्तरी पूर्व भारत है, उसमें छोटे छोटे बहुत सुंदर राज्य हैं, बहुत से वहाँ जनजातियाँ हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, अपने पहनावे हैं, अपने खान पान हैं। तो उनके बारे में जब लिखता हूँ तो लोगों की रिएक्शंस काफ़ी अच्छी पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमें भी सीखने को मिलता है। और उस जगह की सुंदरता को देख के बहुत से दोस्त जो है घूमने भी जाते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो लिखा गया लेख है उसको पढ़कर लोग यहाँ घूमने आए और यहाँ के वातावरण को उन्होंने आनंद से जिया और अच्छे से मतलब एंजॉय किया। तो इस तरह की बातें सुनकर अच्छा लगता है। शायरो शायरी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि लोगों को अपने काम के प्रति यदि जुनून है, जज्बा है, तो निश्चय सफलता उनके हाथ लगेगी। कोई भी बाधा यदि आदमी के अंदर जुनून है, इच्छा शक्ति है और कठिन मेहनत करने की उसमें दृढ़ता है, तो कोई भी बाधा उसमें बाधक नहीं बन सकती। चाहे वो किसी तरह का अभाव हो, चाहे आर्थिक अभाव हो या कोई और अभाव हो, यदि वो जुनून से अपना काम करता रहे तो मेरा ये मानना है कि उसको देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। पेशेंस के साथ आदमी को कठिन मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आजकल के जो नौजवान है, जो नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, वो जो है बहुत ही छोटे समय में सफलता चाहते हैं, कम मेहनत करके सफलता चाहते हैं। तो ऐसा शॉर्टकट रूट है नहीं कोई। आपको सफलता पाने के लिए तो कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस, you have to burn midnight oil, there is no other alternative to hard work। तो युवाओं से यही अपील है कि वो कठिन मेहनत करना सीखें, अपने संस्कृति के प्रति सजग रहें, अपने परिवार के सदस्यों से प्यार करें, गलत आदतों से बचें, अच्छी संगत में रहें, कठिन मेहनत करते रहें। जो जिस क्षेत्र में है उसमें अपना लगन से काम करते हैं, सफलता उनको जरूर मिलेगी। आप युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक बातें कही हैं। और जिस तरह मैंने आपको देखे कि आप जनता के साथ, लोगों के साथ खुद पर्सनली जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि आपने नशा नहीं करना। मैंने देखा कि बच्चों को, छोटे छोटे लड़कों को आप समझाते हैं बड़े प्यार से, तो उससे एक बॉन्ड बन जाता है लोगों के साथ आपका। फिर तो आपके काम की भी काफ़ी सराहना होती है। मैंने देखा है कि सिर्फ आपके प्रांत में नहीं, बाहर भी राज्यों में आपकी चर्चाएं होती हैं कि देखिए किस तरह एक बहुत बड़े ऑफिसर एक आम जनता से जाकर सड़क पे मिल रहे हैं, उनकी चाय की शॉप्स पे मिल रहे हैं। तो आपके काम की जब ये सराहना होती है तो आपको कैसा लगता है सर? नहीं, हमको देखिए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्योंकि लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो हर जगह अपनी समस्या को लेके बड़े अधिकारी के पास नहीं आ सकते। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद उनके पास जाएं, उनसे प्रेम से बात करें, उनकी समस्याओं को सुनें, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें और उनको सांस दें, हौसला दें। और मिलकर जो आपको जब लोगों से मिलते हैं तो आम लोगों से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। वो खुल के जब बात करते हैं तो बिना हिचक बात करते हैं, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ भी आपको देते हैं। जैसे आपने नशा के बारे में बताया, ये इस समय हमें जो है कटु सत्य है, इसको हमें मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरे देश में जो नशा है उसकी प्रवृत्ति युवकों में बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी फिगर जो है वो देश के नौजवान जो है वो नशे की गिरफ्त में है।
2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत सरकार ने पूरे भारत में सर्वे करवाया था। उस सर्वे के हिसाब से 2019 में उस समय लगभग 8 करोड़ जो है लोग नशे की गिरफ्त में थे। तो अभी ये संख्या हो सकता है 10 करोड़ तक पहुंच गई है। जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवक नशे के आदी हों तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा भारी नुकसान देश को उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए नशे के विरुद्ध हमने एक अभियान छेड़ा है और इस अभियान की सफलता के लिए हम लोगों के पास जाते हैं कि पुलिस अकेले पे ये सब भार मत डालिए, आप पुलिस अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। सब लोगों को मिलजुल कर आगे आना पड़ेगा, एक साथ सबको कदम से कदम बढ़ाकर साथ चलना पड़ेगा। और हमको यदि हम साझे रूप से इसका मुकाबला करते हैं तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसीलिए हमने ये अभियान छेड़ रखा है जिसको हम सजगता अभियान या अवेयरनेस अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बड़े से सिनेमा थिएटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट प्लेसेज और गाँव में भी कम्युनिटी लीडर के साथ जा जाके हम जगह जगह मीटिंग करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि नशा कितनी बुरी चीज़ है, इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, कैसे परिवार को ध्वंस कर सकता है। ये सिर्फ अकेले नशा जो लेता है उस व्यक्ति का नुकसान नहीं करता, ये पूरे परिवार का नुकसान करता है और अंततः पूरे देश को जो है आर्थिक रूप से ये खोखला कर सकता है। तो इसलिए हमें युवकों को हमारे प्रति यही संदेश रहता है हमारे ओर से कि आप नशे से बचिए, इसके सेवन से दूर रखिए और कभी भी ये नहीं सोचना है किसी को भी कि आज हमारे घर में कोई नशे का आदी नहीं है तो हमें इस विषय के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पड़ोसी भी नशे की गिरफ्त में है तो हमें उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितना हमारे बच्चों के साथ यदि ऐसा होता है। तो क्योंकि ये कोरोना बीमारी से भी ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। आज यदि किसी दूसरे गांव में है तो कल हमारे गांव में भी आ सकती है। आज किसी दूसरे परिवार के बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं तो कल हमारे परिवार के बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो प्रशासन का साथ दें, सरकार का साथ दें, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। सब सरकारें नशे को लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि देश का एक बहुत बड़ी आबादी जो है नशे की गिरफ्त में है। आपके सामने पंजाब का उदाहरण है, कैसे पंजाब के नौजवान जो है इस नशे से बर्बाद हुए हैं, गलत रास्ते पर चले हैं। और एक बार नशे में यदि इसके सेवन में कोई फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। उसका परिवार कितना संकट झेलता है ये हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। परिवार के साथ कितनी कठिन परिस्थितियों से परिवार को गुजरना पड़ता है। नशे के आदी व्यक्ति का इलाज जो है उसमें भी बहुत लंबा समय लगता है, लंबा वक्त लगता है। उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। धन तो समय और धन का जो है वो तो नष्ट होता ही है। इसके अलावा समाज और पूरे परिवार में जो एक टेंशन होती है उसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही सब नवयुवकों, नवयुवतियों को, पूरे समाज को यही संदेश रहेगा कि नशे से दूर रहें, नशे से बचें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इसलिए हर व्यक्ति को अपने काम के साथ साथ 40 से 50 मिनट तक अपने शरीर पर अपनी कसरत पर ध्यान देना चाहिए और इससे जो है हम सब स्वस्थ रह सकेंगे, सब खुश रह सकेंगे। यही मेरी दिली इच्छा है। मैं आज के सब नौजवानों को, बच्चों को, सबको हंसते हुए स्वस्थ और खुश देखना चाहता हूँ। तो आपने इसके साथ मूल मंत्र भी बता दिया और युवाओं को संदेश भी दे दिया। कहते हैं कि अगर दूसरे की आह देख के आपकी भी आह निकल आती है, यही बात इंसान को इंसान बनाती है। और ये कहते हैं कि जो पुलिस महानिदेशक का पद है वो बहुत ऊंचा पद है, आम व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो कहते हैं कि अगर आपकी पहुँच अपनों के दिल तक नहीं है तो सारी पहुँच बेकार है। तो सर की पहुँच जनता के, आम लोगों के दिल तक भी है, क्योंकि ये दिल से उनका दर्द समझते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज में जागरूकता फैले कि बच्चे, युवा जो हैं इस तरफ ना जाए, नशे की तरफ। और भी काफ़ी सर करते रहते हैं प्रेरणादायक चीज़ें जिससे हम सब प्रेरणा लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना शानदार आपका व्यक्तित्व है उतना ही सुंदर आपका मन भी है और आप उतना ही जीवन को लाइवली भी लेते हैं जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत प्रेरणा ली जा सकती है। मैंने भी आज बहुत कुछ आपसे सीखा और हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। और आपका हमारे इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा करते हैं कि आप दोबारा भी कभी आएंगे तो भी हमसे मिलेंगे, हमारे दर्शकों से बात करेंगे। जी जरूर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।